स्विमर को देखा आपने, स्विमिंग करते हैं जो, वो स्विमिंग करते हैं तो पानी को पीछे फेंकते हैं तब आगे को जाते हैं ना। अगर रॉकेट देखे होंगे आपने, पहले नीचे बहुत सारा धुआं छोड़ेगा तब जाके ऊपर को जाएगा। तो क्या है, मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, अगर ये बॉल को अर्थ खींच रही है, ये जो अर्थ है जो इस बॉल को खींच रही है, तो ये बॉल ने भी तो अर्थ को खींचना चाहिए अपनी तरफ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, मतलब कि न्यूटन के थर्ड लॉ में और ग्रेविटेशन में क्या ऐसा लिंक है, क्या ऐसा एक संबंध है जो इनको जोड़ के रखता है। तो ध्यान से समझेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन की बात हो तो पहले मैं आपको बताता हूं न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसके बाद मैं बताता हूं आपको ग्रेविटेशन। फिर देखना दोनों में आपको, आप खुद ही कहोगे दोनों में एक रिलेशन आ रहा है बनके, ठीक है। पहले ये बताओ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था। न्यूटन क्या कहते थे थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब कोई भी एक एक्शन हो रहा है तो उसके अपोजिट एक रिएक्शन हो रहा होगा, लेकिन वो एक्शन और रिएक्शन दोनों ऑपोजिट बॉडी में लग रहे होंगे। देखो जब मैं आगे को चल रहा हूं ना, तो मैं आगे को जा रहा हूं तो मेरा एक पांव पीछे को जा रहा है, कभी गौर करना है, देखो एक पांव पीछे को धकेल रहा है, तभी तो मैं आगे को जा पा रहा हूं। स्विमर को देखा आपने, स्विमिंग करते हैं जो, वो स्विमिंग करते हैं तो पानी को पीछे फेंकते हैं तब आगे को जाते हैं ना। अगर पानी को आगे को फेंकेंगे तो जा सकते हैं फिर आगे। तो यहां पे न्यूटन्स थर्ड लॉ लग रहा है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट बोथ एक्ट अपॉन डिफरेंट बॉडीज, मतलब दोनों डिफरेंट बॉडीज में एक्ट कर रहे हैं। देखो वो जो स्विमर है उसने पानी को पीछे को फेंका तो वो आगे को गया, तो एक्शन था पानी, एक्शन पानी के ऊपर था और रिएक्शन किसके ऊपर था, उसकी बॉडी के ऊपर। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों अपोजिट बॉडीज में होते हैं। और न्यूटन थर्ड लॉ कहता क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब जो भी एक्शन हो रहा होगा उसके ऑपोजिट एक रिएक्शन भी हो रहा होगा। रिएक्शन मतलब एक उल्टा काम उस बॉडी के ऊपर। रॉकेट देखा, रॉकेट, रॉकेट जब उड़ता है तो पहले नीचे को गैस छोड़ता है तब जाके ऊपर को उड़ता है ना। रॉकेट देखे होंगे आपने, पहले नीचे बहुत सारा धुआं छोड़ेगा तब जाके ऊपर को जाएगा। तो क्या है, टू एवरी एक्शन, उसने एक्शन नीचे को करा तब जाके उसका रिएक्शन कहां को हुआ, ऊपर को हुआ। बहुत सारे एग्जांपल हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, समझ में आया। ये है इसका मतलब। अब ये तो था न्यूटन थर्ड लॉ। और ग्रेविटेशन क्या है, ये बॉल है, ये मैंने छोड़ी, ये कहां जाएगी, नीचे गई। क्यों गई नीचे, रीजन क्या है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन भी कह सकते हो ग्रेविटी भी। तो मतलब ये बताओ मुझे, नीचे ग्रेविटी मतलब क्या है, नीचे से कोई है जो खींच रहा है इसको, कौन है वो, अर्थ है। इतना समझ में आया। तो इसका मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, अगर ये बॉल को अर्थ खींच रही है, ये अर्थ है जो इस बॉल को खींच रही है, तो ये बॉल ने भी तो अर्थ को खींचना चाहिए अपनी तरफ। न्यूटन का थर्ड लॉ तो यही कहता है, और न्यूटन का थर्ड लॉ हर चीज में एप्लीकेबल है, हर चीज में। अगर कोई चीज, मैंने कहा है बॉल है, बॉल अर्थ ने इस बॉल को खींचा तभी तो नीचे गई है, गई नीचे तब, तो इसका मतलब है बॉल भी अर्थ को ऊपर को खींच रही होगी। तो बॉल तो मूव करती हुई दिखी मुझे नीचे को, अर्थ ऊपर को आती हुई क्यों नहीं दिखी, रीजन क्या है इसका। अब देखो इसका एक रिलेशन सेकंड लॉ थर्ड लॉ से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ये होता है, अब मुझे पता है फोर्स का एक फॉर्मूला होता है क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इसको सिंबल फॉर्म में लिखो तो F इक्वल टू एम इंटू ए। यहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, F अपॉन, तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है मुझे ये बताओ, फोर्स पे और मास पे। अब मुझे बताओ, अर्थ और बॉल की बात हो रही है, अर्थ का मास ज्यादा कि बॉल का मास ज्यादा, अर्थ का मास ज्यादा। और मैंने बता रखा है अगर ये चीज ज्यादा होगा तो ये चीज क्यों कम होगा, क्यों होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताया है ना, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये दोनों आपस में कैसे प्रोपोर्शनल है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। तो जब नीचे वाली वैल्यू बढ़ती है तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है, और जब ये कम होगी, चलो ये एग्जांपल तो मैंने कब का बताया, मास, अर्थ का मास बहुत ज्यादा तो उसका एक्सीलरेशन कम, एक्सीलरेशन कम मतलब मूवमेंट कम, इसलिए अर्थ मूव कर रही है लेकिन मुझे दिख नहीं रही है। क्यों, क्योंकि जितना मास ज्यादा, अर्थ का मास कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, तो बहुत ज्यादा मास है बेटे, 6 के पीछे 24 जीरो लगा दो, इतना किलो मास है, बहुत ज्यादा मास नहीं है।
तो इतने मास का एक्सीलरेशन कितना होगा, बहुत कम हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू जितनी बड़ी ओवरऑल वैल्यू उतनी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो बात थी अर्थ की कि अर्थ ऊपर क्यों नहीं आती। अब बॉल नीचे क्यों जाती है? बॉल का मास क्या है? बहुत कम है। मास कम तो एक्सीलरेशन ज्यादा, मास कम होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। इसीलिए बॉल अपने आप ही नीचे को चले गई। क्यों? नहीं तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अर्थ को भी ऊपर को आना चाहिए था। क्यों? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता था? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर एक्शन ऐसे हो रहा है तो रिएक्शन उल्टा होना चाहिए। तो क्यों नहीं हुआ? ड्यू टू वेरिएबल मास। अर्थ का मास बहुत ज्यादा तो एक्सीलरेशन बहुत कम, बॉल का मास बहुत कम तो एक्सीलरेशन बहुत। समझ में आया? ये एक रिलेशन है किसके बीच में? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन के बीच में। आया समझ में? पक्का? कोई डाउट? आ गया ना समझ?